हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का एकदम रूट चैप्टर, मतलब समझिए फिजिक्स अगर एक पेड़ है तो ये जड़ है, ठीक है। एकदम फंडामेंटल चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है जो 10th पास किए हैं बच्चे, ठीक है, उनके लिए। जो 11th में अब अपीयर होने वाले हैं, 11th में अपीयर हो चुके हैं समझिए, उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि ये टॉपिक आपको फिजिक्स में कितना हेल्प करते हैं और कितना हेल्प नहीं करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी और क्या नहीं है। अब यहाँ देखिए, मैथमेटिकल टूल्स में ये 6 टॉपिक का नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिथम और अलजेब्रा, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिथम और अलजेब्रा। अब इसमें समझो, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये दोनों चीज़ है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जितना बोला जाए उतना कम इम्पॉर्टेंट समझिए, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से एक आदमी को खड़े होने के लिए बैकबोन की सख्त ज़रूरत है, ठीक है, बैकबोन की एकदम सख्त ज़रूरत है, तभी जाके वो आदमी फुल्ली स्ट्रेच होकर के खड़ा हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। उसी तरह अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना ही चाहिए, हर हालत में आना ही चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी डेरिवेशंस होंगे, सब में ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन घुमा फिरा के घुसिए जाता है, ठीक है। दूसरी बात, स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में। मतलब हालत कुछ यूँ हो जाती है, ये समझिए आप कि मेडिकल के बहुत सारे स्टूडेंट ही नहीं, समझिए 90% स्टूडेंट का फिजिक्स वीक है, और जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट का सपना जो MBBS बनने का होता है, डॉक्टर बनने का होता है, वो MBBS का सपना उनका टूट जाता है। और समझिए वो MBBS के बदला BDS करना पड़ जाता है उनको, ठीक है, वेटनरी करना पड़ जाता है उनको, किसी किसी को तो लेबोरेटरी करना पड़ता है, एग्रीकल्चर तक करना पड़ जाता है, और उस सब का जड़ है फिजिक्स। बहुत सारे मेडिकल वाले स्टूडेंट के दिमाग में ये कीड़ा घुसा हुआ है कि हमें तो मैथ आता नहीं है, हमने मैथ रखा नहीं है, तो मैथ हमारी ठीक नहीं है तो फिजिक्स ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, इस सब सिर्फ समझिए एक मिथ्या है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में उपजा कहाँ से? तो ये उपजता है आपके सीनियर के कारण। जिस दिन आप 11th में बायोलॉजी रखते हैं, उसी दिन समझिए आपका सीनियर आपको बोल देता है कि रख तो लिए हो बायो, लेकिन फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स से बच के रहना। और साथ में वो ये भी बोल देता है कि बायोलॉजी बहुत आसान। ये सबसे बड़ा कीड़ा, सबसे बड़ा दुख यही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, तो बायोलॉजी कितना भी टफ रहे तो आपके दिमाग में ये बात फिट हो गया कि बायोलॉजी आसान है तो आसान चल रहा है, ठीक है। आपको दिमाग में ये फिट हो गया कि फिजिक्स टफ है, तो आपको अब कुछ भी हो जाए फिजिक्स आपको टफ लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जेई वाले भी इतना ही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मेडिकल वाले भी इतना ही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। उतना ही मैथ का ज़रूरत फिजिक्स में जेई वालों को भी है, उतना ही का ज़रूरत मेडिकल वालों को भी। इनफैक्ट मेडिकल वालों को तो और कम है, तो फिर डरने का क्या बात है इसमें, है कि नहीं। बहुत ही कम ज़रूरत है आपको, समझिए कि नहीं। जितना पढ़ाया जाएगा, जितना मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ उतना ही ज़रूरत है पूरे फिजिक्स में। एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन बैंक, NCERT बुक, कोई भी किताब उठा लो, सब सॉल्व होगा, बशर्ते कि आपका ये 2 टॉपिक तो कम से कम एकदम अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो ना, मटर पनीर का सब्जी, उसमें अगर पनीर नहीं रहे तो फिर काहे का मटर पनीर। तो वही हालत ये है, अगर आप फिजिक्स सीख रहे हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता तो काहे का फिजिक्स फिर, है ना। कभी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, हर वक्त डरते रहिएगा, और जो भी कंपटीशन आप देना चाहते हो उसमें मुँह का खाते रहिएगा फिर, समझ गए कि नहीं। इसीलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही ज़रूरत है। इसको पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो। समझाने का तरीका सभी टीचर का अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जिससे कि आपका फिजिक्स में एक एक प्रॉब्लम का दिक्कत ही दूर हो जाए। बाकी इसमें ज़्यादा भाषण नहीं करना, अपने को ज़्यादा थ्योरी नहीं करना, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं कि इस पर आपको डेफिनेशन पूछेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा, संभव ही नहीं है। ये एप्लीकेशन है बस कि न्यूमेरिकल में कैसे अप्रोच लेते हैं, इसको सिखाएगा, समझ गए। आइए तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बात दिमाग में रखो, डिफरेंशिएशन है क्या? तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, यानी कि
किसी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को समझ लीजिए ना कि किसी भी फंक्शन को आप छोटा कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को क्या कर रहे हैं आप, छोटा कर रहे हैं। आप सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं चाहे हिंदी मीडियम से पढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा रहा हूँ आप उसी को लिखिए, यही फायदा करेगा। यानी कि टू स्मॉल द फंक्शन, टू स्मॉल द फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन को ना आप ये समझिए कि हम उसको शॉर्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, यही काम है डिफरेंशिएशन का। अब समझो, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स का मतलब हुआ y जो है वो क्या है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। y का फंक्शन x है, यानी कि y बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल हमने ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब मान लीजिए आप इस इक्वेशन में आपने पुट कर दिया x इक्वल टू 1, तो y बराबर हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, यानी कि ये हो गया 4। अब मान लीजिए आपने पुट कर दिया x बराबर 2, तो ये हो गया y बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो गया 8। आया बात समझ, यानी कि आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तभी जा कर के y की वैल्यू चेंज हो रही है, अदरवाइज y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ है कि ये जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, y x का फंक्शन है, समझ गए। तो इस कंडीशन में जो y है इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इस कंडीशन में y को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं हम लोग y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट। यानी कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है किसी पर, x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो x है वो इंडिपेंडेंट है, x का वैल्यू y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन y जरूर डिपेंड कर रहा है x पे। यहाँ देखो हमने x इक्वल टू 1 के बदला जब 2 किया तो y की वैल्यू भी 4 से 8 हो गई। y का वैल्यू बदला किसके कारण, x बदला तब, नहीं तो नहीं बदलता, समझ गए। तो यही y इक्वल टू एफ एक्स हो गया। अब यहाँ समझिए, सपोज दैट आपने यहाँ पर लिख दिया कि y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। मान लो कि यहाँ आप ऐसा लिख रहे थे, अगर y प्लस डेल्टा y हो जाता, y प्लस डेल्टा y हो जाता, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर लिखते एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मतलब y में अगर कुछ छोटा सा चेंज ला रहे हैं आप, y में अगर आप कुछ छोटा सा चेंज ला रहे हैं तो x में भी कुछ छोटा सा चेंज आएगा, है कि नहीं। मतलब y में चेंज आया कहाँ से, जब तक आप x में चेंज नहीं किए होंगे तो y में तो चेंज नहीं आएगा ना। y में अगर आपको ये डेल्टा y चेंज दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं x में भी कुछ डेल्टा y चेंज हुआ है, तभी जा कर के ये आपको एक्स्ट्रा चेंज दिखाई दिया। अब समझिए कि अगर आप ऐसा करते, इसमें से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सपोज दैट आपने ऐसा किया, y प्लस डेल्टा y माइनस y आपने कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये तो ऐसा बन जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बन जाएगा। अब यहाँ समझो, दोनों y तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, तो बच गया मेरा डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। यानी कि जब y बराबर एफ एक्स था, अगर y में थोड़ा सा चेंज लाए हैं तो x में भी चेंज आया है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ऐसा हालत हुआ है कि नहीं। अगर नीचे आप डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा y में अगर मान लीजिए आप डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, तो डिवाइड करने पर यहाँ देखिए नीचे भी एक फंक्शन आएगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए, हम 1 मिनट में अभी तुरंत है, थोड़ा पानी पी लें। चलिए अब यहाँ देखिए डेल्टा y आया। अब क्या कीजिए, आप इस डेल्टा y में जरा डेल्टा x से डिवाइड करके देखो, तो ये क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x, इस तरह से हो गया।
अब मुझे बताइए कि पहले मेरा जो फंक्शन था वो था y बराबर एफ एक्स, फिर हम क्या किए y प्लस डेल्टा y कर दिए तो ये बन गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फिर हम दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किए हैं, इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको इक्वेशन 2 माने थे। हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये ऊपर वाला आया था। फिर हम डेल्टा एक्स से इधर डिवाइड किए तो इधर भी डिवाइड किए। अब क्या होता है कि इफ़ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको पढ़ते हैं, ये जो एरो है इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू। टेंड्स टू मतलब अप्रोच कर रहा है। मान लीजिए डेल्टा एक्स की वैल्यू लगभग 0 हो रही है, 0 तक पहुंच रहा है। 0 एग्जैक्टली नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट 0 ही है। तो उस कंडीशन में यही डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है ये बन जाता है dy बाई डी एक्स। इसी जब भी आपका डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाता है, यानी कि आप इसमें ये बोल सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको लिमिट बोलते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि इसको लिमिट बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अगर आपने डेल्टा एक्स इस फंडामेंटल क्वांटिटी को, ये जो बेस है इसको अगर आपने ऑलमोस्ट 0 कर दिया तो यही डेल्टा कन्वर्ट कर जाएगा किस में, डी में। डेल्टा जो होता है, जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज। बड़े चेंज को दिखाने के लिए जहाँ भी कुछ बड़ा क्वांटिटी चेंज कर रहा है, जहाँ पे चेंज ऐसा आ रहा है जैसे मान लीजिए 6 माइनस 4 तो 2 आया, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये बड़ा चेंज है, इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको दिखाते हैं डेल्टा से। और अगर मान लीजिए 6 माइनस 5.99999 ऐसे है तो जो चेंज आएगा वो क्या होगा, 0.00001 करके आएगा। तो ये क्या है, बहुत माइनर चेंज है, इसको आप नहीं भी दिखा सकते हैं, इसको आप ऑलमोस्ट 0 लिख सकते हैं। तो इसको डी से दिखाते हैं, स्मॉल चेंज को डी से दिखाते हैं। क्लियर। बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे बहुत लंबा लंबा थ्योरी पढ़ाया जाता है इसके बेस पर, उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में टाइम वेस्ट है, वो समझिए टाइम काटना ही है एक तरह से, किसी भी तरह से टाइम खींचा जा रहा है आपका और टाइम बर्बाद किया जा रहा है आपका। सिर्फ इतना समझो कि डेल्टा से डी बनाना है तो चेंज बहुत स्मॉल होगा। ये तो डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हुआ। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो जाता है ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और डिफरेंशिएशन जो होता है उसको डिनोट किया जाता है डी से। डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं किससे, डी से। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन वाई का करना है किसके साथ, एक्स के साथ। अगर मान लीजिए डी एक्स बाई डी टी लिखा होता, डी एक्स बाई डी टी लिखा होता, कुछ इस टाइप से लिखा होता, तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन करना है एक्स का टी के साथ। क्लियर हुआ। तो ये होता है आपका डिफरेंशिएशन का एक फंडामेंटल किताबी कॉन्सेप्ट ये हुआ। अब मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट देता हूँ कि उससे कैसे करेंगे। ये सब तो किताब में भाषण लिखा होता है जिसको लिखना परंपरा है, इसलिए हम लोगों को भी लिखाना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ समझिए कि आपको क्या करना है। ये देखो, डिफरेंशिएशन का जो सबसे मूल मंत्र है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये समझ लीजिए आप कि डिफरेंशिएशन मस्ट बी डन। इसको एकदम दिमाग में छाप लेना है ना। डिफरेंशिएशन मस्ट बी डन टिल लास्ट। डिफरेंशिएशन मस्ट बी डन टिल लास्ट। डिफरेंशिएशन हर हालत में अंतिम तक करना है। क्लियर। डिफरेंशिएशन हर हालत में अंतिम तक करना है, ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, दूसरा लास्ट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट का लास्ट का लेटर होता है, जैसे कि आप मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये सब लेटर्स क्या कंसीडर किए जाते हैं, वेरिएबल्स कंसीडर किए जाते हैं। आज तक आपने 10th में कभी भी निकाले वैल्यू कौन सी का निकाले हैं, एक्स का निकाले हैं जी, वाई का निकाले होंगे, जेड का निकाले होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब वेरिएबल है, वो वैरी करता है, वो बदलता है। समझ गए। तो जो भी अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर्स होगा वो सब का सब क्या होगा, वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। और स्टार्टिंग लेटर्स ऑफ
अल्फ़ाबेट का जो शुरुआत का लेटर है, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी, ये सब, इन सब को क्या कंसिडर किया जाता है? तो इन सब को कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, अस्थिर मान के चलते हैं कि ये बदलने वाला किसी हालत में नहीं है, मान के चलते हैं। नेक्स्ट, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो बाबू, कोई भी नंबर हो, उसको आप क्या कंसिडर करेंगे? कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर को आप क्या कंसिडर करेंगे? कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। सबसे बड़ी बात, डिफरेंशिएशन हर हालत में कहाँ तक होगा? लास्ट तक होगा। क्लियर? बस इतना दिमाग में रखो। इसके बेस पर जितना भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आपको ज़रूरत पड़ेगा वो सब बनेगा। आप एडवांस का तैयारी कर रहे हो, मेन का तैयारी कर रहे हो, नीट का तैयारी, कुछ कर रहे हो, सब बनेगा। अब यहाँ समझो क्या क्या फॉर्मूला है इस डिफरेंशिएशन के चक्कर का। पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विद रिस्पेक्ट टू x n इंटू x के पावर n-1, n इंटू एक्स के पावर n-1। इस कंडीशन के लिए ध्यान रखना कि n की वैल्यू 0 नहीं रहनी चाहिए, n की वैल्यू 0 नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन, किसी भी संख्या के ऊपर अगर आप 0 कर देंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इसीलिए आप वहाँ पर n की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x हर हालत में सेम टू सेम, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? माइनस साइन x। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन x होता है। बस इतना ही का आपको ज़रूरत है, ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1/2 रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? तो -1/x², -1/x²। ये सब फार्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा और इसी के बेस पर सारा का सारा डिफरेंशिएशन होता है बाबू। समझ गए कि नहीं? इसको बहुत ज़रूरत है और इसको आपको याद रखना है और इसी के बेस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का करेंगे। इतना प्रैक्टिस करा देंगे आपको कि आप निश्चिंत हो जाइएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ fx, कांस्टेंट विथ fx मतलब कांस्टेंट के साथ कोई x वाला, तो कांस्टेंट बाहर और जो बच जाएगा उसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 0। अगर कांस्टेंट अकेले है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ ux प्लस माइनस vx, ux प्लस माइनस vx विद रिस्पेक्ट टू x। अगर बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो अलग अलग, अगर बीच में प्लस माइनस आ जाएगा तो अलग अलग कर देंगे, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए। अगर यहाँ प्लस आता है तो प्लस लिखेंगे, माइनस आता है तो माइनस लिखेंगे। फिलहाल हम लोग इतना छोटा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे अभी 10 फार्मूला पर हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट वीडियो का जब अपलोड करेंगे तो उसमें और आगे 5-6 फार्मूला लिखा के फिर करेंगे उसमें क्वेश्चन, लगभग 15-20 फार्मूला है। अब यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन एक उठाते हैं हम। x² प्लस 2x प्लस 2, आपको बोला गया डिफ्रेंशिएट इट, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे यहाँ देखो, अभी आपको 2-3 क्वेश्चन एकदम जड़ से समझिए, एक एक स्टेप करके समझिए, फिर तो आपका स्पीड ऐसा बन जाएगा कि आप एक ही बार में कर सकते हैं। ऐसा कर लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके साथ? x के साथ। तो ये फंक्शन हमने लिख लिया और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए x के साथ। मान लो कि ये फंक्शन y बराबर दे रखा था, ठीक। अब क्या करना, देखो x² 2x और 2, इसके बीच में क्या आ गया? प्लस आ गया। इसके बीच में क्या आ गया? प्लस आ गया। तो जैसे ही प्लस आ गया तो क्या करेंगे, आप उसको अलग अलग कर देंगे। करिए अलग। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या था? ux प्लस माइनस vx। अगर ux प्लस vx होता तो ux विद रिस्पेक्ट टू x प्लस vx विद रिस्पेक्ट टू x, आप इस तरह से लिखते। तो यहाँ भी आप वही किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला खोजिए कि कौन फार्मूला लगेगा कौन नहीं लगेगा। यहाँ देखो
x के पावर 2, तो ये आपको नहीं लग रहा कि ये वाला फॉर्मूला है, दूसरा फार्मूला x के पावर n है यहाँ पर x के पावर 2 है, सेम फार्मूला हुआ। यानी कि जो पावर में है, इस फार्मूला में क्या बोलता है कि जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई में ले जाओ और उसी पावर में से एक घटा दो। पावर को मल्टीप्लाई में ले जाओ और पावर में से एक घटा दो। तो यहाँ पावर कितना 2, तो यहाँ पर 2 करो और उसी पावर में से एक घटा दो, हो गया प्लस, हो गया। अब तो यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, काम खत्म इसका। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है 2 कोई नंबर है, नंबर क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट के साथ x, कांस्टेंट के साथ x मतलब कांस्टेंट के साथ कोई x वाला। जब कांस्टेंट के साथ कोई x वाला रहेगा तो कांस्टेंट बाहर और जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट के साथ कोई x वाला, तो 2 कांस्टेंट था बाहर चल गया, बच गया x, तो x का डिफरेंशिएशन x के साथ प्लस 2 क्या है कोई नंबर है, ये भी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट अकेले रहेगा तो 0, तो यहाँ लिखो 0। अब यहाँ क्या हो गया 2x पावर 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखना नहीं है, प्लस 2 × 1, काहे कि x का डिफरेंशिएशन x के साथ कितना होता है 1 होता है। तो ये वैल्यू आ गई 2x + 2, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो x² + 2x + 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x + 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया। अब देखो नेक्स्ट बात, जैसे यहाँ पर देखिए आपने ये पढ़ा कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जो होता है वो होता है cos x। आपने ये फॉर्मूला देखा है, अभी जस्ट देखा है, ये रहा फॉर्मूला। एक्चुअली में ये ऐसे सिर्फ नहीं आ गया कि सीधा cos x है, ये हुआ क्या, तो आपने किया डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या होगा, तो पहले डिफरेंशिएशन साइन का हुआ तब डिफरेंशिएशन x का हुआ। मैंने आपको क्या बोला कि डिफरेंशिएशन लास्ट तक करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन है cos, और साइन के साथ जो था x वही cos के साथ भी छाप दीजिए। साइन के साथ x था तो cos के साथ भी आपने क्या छाप दिया, क्या लिख दिया x लिख दिया। तो यहाँ पर आप लिख दिए साइन का लिखे आप cos, और यहाँ भी x था तो यहाँ भी आप लिख दिए x। तो ये जो cos x है ये एक्चुअली में साइन का डिफरेंशिएशन है, साइन x का नहीं है। क्लियर। फिर हमने क्यों पढ़ा ऐसा कि साइन x बराबर cos x, उसका भी रीजन है। यहाँ देखो, तो आपने साइन का डिफरेंशिएशन लिख दिया cos x, साइन का लिखा cos और साइन के साथ x था तो यहाँ भी आप x छाप दिए इनटू, अब बारी किसका है x का, डिफरेंशिएशन लास्ट तक करना है, तो अब बारी किसका है x का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इसीलिए होता क्या है कि अगर आप cos x में 1 से गुना भी करेंगे तो हालत तो वही होना है, cos x का cos x ही रहेगा। इसीलिए हम लोग sin x के डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये cos x है। ये घटना सभी फॉर्मूला में हुई है, सारे फॉर्मूला में ये घटना हुआ है। जैसे मान लीजिए एक फार्मूला उठाते हैं हम लोग √x वाला, ठीक है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। ये जो फार्मूला आपने लिखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 1/2√x, ये कहाँ से आया कैसे आया, तो यहाँ देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको √x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या ये इस पर आप 2 नंबर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं x के पावर n वाला। तो x के पावर n वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई में ले जाओ और पावर में से एक घटा दो। तो पावर है 1/2, इसको मल्टीप्लाई में ले गए और पावर में से एक घटा दिए, ठीक है, तो ये बन गया 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2। अब जब x के पावर में निगेटिव है तो ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 1/x के पावर 1/2, ये निगेटिव था नीचे आया तो पॉजिटिव हो गया। जब आप √x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं तो x के पावर 1/2 को भी तो √x लिख सकते हैं, तो लिखो यहाँ पे, तो 1/2√x अपना ऐसा लिख दिया, ये यहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ समझो, तो ये जो काम आपने किया ये काम अभी सिर्फ x का डिफरेंशिएशन, ये जो पावर 1/2 था, आपने ये जो स्टेप लिया ये सिर्फ इस पावर के कारण ये स्टेप लिया।
फिर से समझिए, आपने जो ये स्टेप लिया 1/2, ये 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, ये पावर के कारण स्टेप लिया आपने और किसी कारण से ये स्टेप नहीं लिया है। तो इसमें अभी एक और डिफ्रेंसिएशन बचा है, डिफ्रेंसिएशन लास्ट तक करना है। तो 1/2 का तो हो गया, अब बारी किसका है, x का है। तो यहाँ छुपा हुआ है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी छुपा हुआ है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसीलिए अगर आप यहाँ 1 से गुना भी करेंगे, यहाँ 1 से आप गुना भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आए बात समझ में? इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² होगा। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक बात आप एकदम दिमाग में फिट रखिए कि डिफ्रेंसिएशन हर हालत में आपको लास्ट तक करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया y बराबर साइन ax प्लस बी, y बराबर साइन ax प्लस बी, इस तरह से दे दिया गया और आपसे बोल रहा है कि फाइंड dy बाई dx। आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, आप डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं किसके साथ, x के साथ। ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन किसके साथ कर रहे हैं, x के साथ। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, तो यहाँ साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या था, कॉस। साइन का क्या था, कॉस। तो आप भी यहाँ पर लिखिए कॉस। साइन के साथ यहाँ था x, तो यहाँ भी छाप दिए थे x। यहाँ पर क्या है, साइन के साथ है यहाँ पर ax प्लस बी, तो यहाँ आप भी छापिए ax प्लस बी, लिख दिए। इनटू ये जो डिफ्रेंसिएशन हुआ ये हुआ है किसका, साइन का, पूरे का नहीं हुआ, ये अभी सिर्फ साइन का हुआ है। अब किसका बारी, ax प्लस बी का बारी। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यहाँ देखो cos ax प्लस बी इंटू, बीच में प्लस आ गया, जैसे ही प्लस आ जाता है तो क्या करेंगे, या माइनस आ जाता है तो क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा है। अब यहाँ देखो cos ax प्लस b इंटू, अब यहाँ देखिए a या b, हमने आपको क्या बोला कि अल्फ़ाबेट का जो शुरुआत का लेटर होता है उसको कांस्टेंट ही माना जाता है। कुछ नहीं बोल रहा है तो कांस्टेंट है। अगर उसको a और b को वेरिएबल करना होगा तो क्वेश्चन में निश्चित रूप से लिख करके देगा। क्लियर? तो ये कांस्टेंट है, अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग का लेटर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ कोई x वाला, तो कांस्टेंट के साथ जब कोई x वाला रहेगा तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है, जो बच जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो ये ऐसा हो गया, प्लस ये कांस्टेंट अकेले है, इसके साथ कोई x वाला नहीं है, b अकेले है, ये भी अल्फ़ाबेट का शुरुआते में आता है, इसलिए ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट अकेले रहेगा तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। और dx बाई dx यानी कि x का डिफ्रेंसिएशन x के साथ कितना होता है, 1 होता है। तो a इंटू 1 प्लस 0, तो a प्लस 0 a हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया a cos ax प्लस b। ये जो a है इसको हम पीछे लिख लिए, a cos ax प्लस b। तो ये साइन ax प्लस b का जो डिफ्रेंसिएशन हो गया वो हो गया a cos ax प्लस b हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दे दिया y बराबर ax प्लस बी, y बराबर 1/ax प्लस बी, आपको निकालना है dy बाई dx, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको किसके साथ, x के साथ। अब देखो क्या करेंगे, अभी तो एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आप धर लीजिएगा स्पीड फिर, ठीक। इक्वल टू, यहाँ देखो नीचे x है, 1 बट्टा नीचे में कोई क्या है, लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन आप बोल सकते हैं इसको। लीनियर फंक्शन क्यों, क्योंकि x के पावर 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। तो ये जो लीनियर फंक्शन है ये x है। अब यहाँ देखो 1/x होता तो -1/x² लिखते, मतलब 1 के बट्टा में अगर कोई x है
तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा -1 बट्टा में उसी x का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 बट्टा में इसी ax प्लस बी का स्क्वायर, तो इसी ax प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जो आया, ये -1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर आया, ये किसके लिए, ये सिर्फ 1 बट्टा के लिए आया, 1/, के लिए आया। अभी इस -1/x स्क्वायर में x का भी डिफ्रेंशिएशन करके छुपाया गया है। इसमें अगर आप x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के साथ तो ये वैल्यू तो 1 होगी, और उस 1 को अगर आप -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करते तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसीलिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन हम सीधा -1/x स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ तो ax प्लस बी है, सिर्फ x तो है नहीं, तो यहाँ तो फर्क पड़ेगा, इसीलिए अब आपको ax प्लस बी का भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर साथ में करना पड़ेगा x के साथ। ठीक है, तो ये हो गया -1 बट्टा ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन में आप देख रहे हैं लास्ट तक डिफ्रेंशिएशन करना, और सब गुने में होते जाता है, कोई डिवाइड में नहीं, सब मल्टीप्लाई में होते जाएगा। अब यहाँ देखो -1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a क्या है, अल्फ़ाबेट का शुरुआत का लेटर है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर x का डिफ्रेंशिएशन x के साथ 1 हो जाता है प्लस 0 का है 0, तो b कांस्टेंट है, अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग का लेटर है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। अगर आप चाहें तो यहाँ सीधा a को क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -a बट्टा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ये था आपको डिफ्रेंशिएशन का एक छोटा मोटा फंडामेंटल, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसका बहुत ही सख्त ज़रूरत आपको होती है। क्लियर है, इसको आप बहुत अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में, डिफ्रेंशिएशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन और कुछ फार्मूला और भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप तब तक अच्छे से नोट कर ले, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। ठीक, थैंक यू।